Hello, welcome to my channel Calculate with Randhir. ये है लेक्चर नंबर 7 ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, क्लास 12 फिजिक्स, महाराष्ट्र बोर्ड। आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है, ऐसे बोलो लास्ट जो टॉपिक है पूरे चैप्टर का, वो है बर्नौली इक्वेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले आप इक्वेशन समझो, पहले स्टेटमेंट देखो, इक्वेशन समझो, उसके ऊपर एप्लीकेशन देखेंगे, फिर चैप्टर कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले बर्नौली प्रिंसिपल, इसका स्टेटमेंट आप देखो ध्यान से। द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड is equal to the sum of the changes in kinetic and potential energies per unit volume that occur during the flow। तो सिंपल सा एक स्टेटमेंट है कि जो भी वर्क डन होगा पर यूनिट वॉल्यूम बाय द सराउंडिंग फ्लूइड, वो इक्वल होगा टू द चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मानेंगे हम ये एक ट्यूब है और इस सेक्शन में कोई फ्लूइड है और इस फ्लूइड को पीछे से धक्का देने वाला वैसे कोई फ्लूइड है, ठीक है। फिर ये ऊपर की ओर जाएगा और वो यहां से जब यहां पे आएगा, तब के लिए आप देखोगे कि जो भी वर्क डन हुआ है वो इक्वल है टू दी सम ऑफ द चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। यही काम करना है सिंपली आप, ठीक है। फिर जो इक्वेशन बनेगी उसे आप बर्नौली इक्वेशन बोलो, ठीक है। ध्यान दो। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं एक आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एंड हाइट। तो एक आइडियल फ्लूइड हम लेके चलते हैं, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो पूरा लेके चलते हैं। आइडियल फ्लूइड का ये हिसाब रहता है कि वो एक तो आपका इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक है। उसके बाद देखो आप ये पूरे क्रॉस सेक्शन से इसको भेजोगे, यहाँ बॉटम से, ठीक है, टॉप तक लेके जाओगे। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे आप देखोगे क्रॉस सेक्शन भी कम हो रहा है, चेंज हो रहा है, हाइट भी चेंज हो रही है। यहाँ पे ग्राउंड से इस वाले लेयर की हाइट h1 मानते हैं, टॉप मोस्ट वाले लेयर की जो हाइट है वो h2 मान लेते हैं। लेट देयर बी एन एलिमेंट ऑफ फ्लूइड लाइंग बिटवीन क्रॉस सेक्शन P एंड R। तो वही मान के चलेंगे कि कोई फ्लूइड का जो है कुछ कुछ एलिमेंट है या फ्लूइड थोड़ी मात्रा में यहाँ पे कुछ है और ये फ्लो होके फिर ऊपर की ओर जाएगा, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद V1 V2, ये मान लो स्पीड है ऑफ द फ्लूइड एट द लोअर एंड P एंड द अपर एंड R रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे ये जो P पॉइंट आप देख रहे हो इस वाले सेक्शन में, मान लो उसका जो स्पीड था स्टार्टिंग में V1 था, किसका, फ्लूइड का। और जैसे जैसे ऊपर की ओर गया, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की ओर जाने में एरिया क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मान लो V2 है, चेंज होके V2 हो गया, ठीक है। बाकी आपने ये चीज तो देखी थी क्या, A1 V1 बराबर A2 V2, याद है। तो इसके हिसाब से आप ये देखोगे कि जब एरिया कम हो रही है, मान लो जो A2 वाली एरिया है वो कम हो रही है, तो उसे इक्वल रखने के लिए V2 को क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो आप V2 यहां से निकाल लो। V2 क्या आ जाएगा, A1 अपॉन A2 टाइम्स V1। ध्यान से आप देख सकते हो इस फ्रैक्शन को, A2 छोटा दिख रहा है मुझे, A1 वाला एरिया बड़ा दिख रहा है। अगर A1 बड़ा है, A2 छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब ये जो वैल्यू रहेगी ये ग्रेटर देन 1 रहेगी, 1 से बड़ी रहेगी। मान लो कुछ 1.5 भी आ गई, उसके साथ V1 आ गया, यानी कि V1 वाली जो वेलोसिटी नीचे वाली है
उसका 1.5 गुना रहेगा ऊपर वाली वेलोसिटी। 1.5 गुना मतलब क्या, ये जो वेलोसिटी है v2 ये ज्यादा रहेगी। यहाँ से भी क्लियर होता है। ठीक है, बाकी हमने लॉजिकली भी सोचा है कि भाई अगर एरिया कम होगा तो जो वेलोसिटी है फ्लूइड का वो बढ़ जाएगा, तो चेंज होगा, तो हम वहां पे v2 नाम ले लेते हैं। तो यहाँ पे बॉटम के एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया को A1 माना, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड V1 माना, ऊपर R वाले पॉइंट पे जो एरिया है उसको A2 माना, वेलोसिटी V2 माना। उसके बाद P1 P2 pressure of the fluid at the lower end P and the upper end R respectively। अब ये चीज देखो आप, अब यहां पे जब आपका फ्लूइड था, मान लो यहां पे जब आपका फ्लूइड था, ठीक है, या ये वाले क्रॉस सेक्शन पे जो फ्लूइड था A1 वाले एरिया में, तो इसके पीछे जो फ्लूइड है वो इसे प्रेशर लगाएगा और उसको धक्का देके आगे की ओर भेजेगा। तो A1 पे जो प्रेशर P1 लग रहा है पीछे से, ठीक है, वो ये पॉइंट आर पे लग रहा है, के हिसाब से। और अगर मेरा जो फ्लूइड है वो यहाँ पे आ जाए, तब इस पे जो प्रेशर लगेगा वो आगे वाले फ्लूइड से लगेगा। इसके आगे भी तो कुछ फ्लूइड होगा, वो इस पे जो प्रेशर लगाएगा उसको हम P2 बोल लेते हैं। याद रखना है, P1 वो प्रेशर है जो इस लेयर पे पीछे वाले फ्लूइड से लग रहा है, और आगे आने के बाद अब जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इसको आप P2 मानो, और P2 जो प्रेशर है वो आगे वाले फ्लूइड से पीछे की तरफ लग रहा है। डायरेक्शन मैटर करेगी, आगे काम आएगा। उसके बाद D1 D2 distance traveled by the fluid at the lower end P and the upper end R during the time interval dt। अब वही मैंने बात बताई, जैसे यहाँ पे पहले आपका फ्लूइड का लेयर था और इसको पुश करके पीछे वाले फ्लूइड ने जब इसको पुश किया, प्रेशर दिया, तो ये आगे मूव हुआ। अब मान लो यहाँ पे कहीं आ गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, D1। मान लो थोड़े समय dt समय में, dt टाइम में इसने D1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेम ये R वाले पॉइंट पे आया, एरिया चेंज होकर A2 हो गई, वेलोसिटी चेंज होकर V2 हो गई। अब मान लो सेम टाइम dt पे ये जो ट्रेवल किया यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं D2। तो ये दो डिस्टेंस हो गए। फिर रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड थ्रू आउट द ट्यूब सेम ही है, सो डेंसिटी सेम रहेगी। हमने रो माना, यहाँ पे रो1 रो2 मत कर देना, ठीक है। उसके बाद ये H1H2, ये क्या है, पहला जो P पॉइंट पे अपना लेयर था, क्रॉस सेक्शन था, उसकी ये हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड H1। और जब ये वाले क्रॉस सेक्शन तक आ गया, R वाले पॉइंट तक जो एरिया A2 बन गई थी, यहां से जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो है H2। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हम ग्राउंड से लेके चलो, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद ध्यान दो, अब हम जैसे प्रेशर बोल रहे थे कि यहां से यहां तक प्रेशर P1 और यहाँ प्रेशर P2 लग रहा है, तो हम यहाँ पे फोर्स भी निकाल सकते हैं। जैसे प्रेशर होता था फोर्स अपॉन एरिया, जब फोर्स निकालना तो क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। अब जैसे यहाँ पे आप अगर नीचे वाले क्रॉस सेक्शन वाले में देखोगे, तो यहाँ पे प्रेशर है P1, एरिया है A1, तो मल्टीप्लाई करके हमारा जो फोर्स बनेगा F1, जो है फोर्स यहाँ पे नीचे बन जाएगा। वैसे ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है, ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, उसको आप बोल सकते हो F2 इक्वल टू P2 A2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही बोला कि P1 A1 ये आपका फोर्स है, P वाले पॉइंट, P वाले सेक्शन पे लग रहा है, P1 A1 वाला फोर्स। और जो P2 A2 वाला फोर्स है वो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है फ्लूइड पे। ठीक है, यहाँ पे हमने लेवल भी किया है P2 A2, ये ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। डायरेक्शन मैटर करेगी, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। ये बॉटम टू टॉप वाला है या टॉप टू बॉटम वाला डायरेक्शन लेके बैठा है।
ये सब प्लॉट बनाना पड़ेगा पहले आपको, ये सब चीजें आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, इसे इसे बनाना ही पड़ेगा। अब पहला स्टेप देखो वॉल्यूम कंटिन्यूटी का, कि यहाँ पे ध्यान से आप देखो कि पहले आपका क्रॉस सेक्शन ये था, ये यहां से जब यहां गया, तो ये छोटा सा जो वॉल्यूम यहाँ पे बना है, जो स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई हुआ है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जब लेयर यहां से यहां जाएगी तो ऐसा थोड़ी है कि पीछे वाला जो लेयर है वो गायब हो जाएगा। यहां से यहां तक जब लेयर फ्लूट का जाएगा तो इतना पूरा लेयर क्या है, भर जाएगा। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर सकता हूँ। काफी छोटा डिस्टेंस था D1, तो वॉल्यूम भी काफी छोटा यहाँ पे बनेगा, मान लो DV। और ये वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हो, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका जो एरिया है, इस एरिया को मैं इस छोटे से डिस्टेंस के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। सिलेंडर वाला कंसेप्ट लगा लो, हम ये वाले एरिया में सिलेंडर की हाइट से मल्टीप्लाई कर देते थे। ये सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और हाइट को h मान के मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वैसे मैं बोल रहा हूं ये जो बॉटम का क्रॉस सेक्शन है एरिया, उसमें आप इसका जितना ट्रेवल किया, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई की हाइट एक हिसाब से, जिस हाइट तक गया, मान लो D1 हाइट तक गया, तो मैं एरिया A1 को D1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वही वॉल्यूम मिलेगा छोटा सा। ठीक है, एक और चीज है कि मैंने जो यहाँ पे डिस्टेंस D1 की बात की थी, कितने समय में, dt समय में, मैंने बोला था कि सेम dt समय में ये डिस्टेंस D2 जाएगा। भले ही डिस्टेंस अलग, बट वॉल्यूम यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हम टाइम सेम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा, इसकी विड्थ ज्यादा दिख रही है यहाँ के वॉल्यूम की, यहाँ पे विड्थ कम है बट ये थोड़ा लंबा है, मतलब एट द एंड यहाँ पे वॉल्यूम दोनों का ही सेम रहेगा। तो मैं वही डीवी को यहाँ के एरिया और यहाँ के डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन बोल सकता हूँ, कि A2 और D2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो सेकेंड वाले क्रॉस सेक्शन से जो वॉल्यूम आ रहा है वो भी क्या आएगा, सेम आएगा, प्रोवाइडेड dt इज द सेम। टाइम सेम लेके चल रहे हैं इसलिए दोनों वॉल्यूम सेम आ रहा है, नहीं तो सेम नहीं आता। ठीक है, सो ये चीज इंपॉर्टेंट है, काम आएगी आगे। तो छोटा सा जो वॉल्यूम है वो A1 टाइम्स D1 और A2 टाइम्स D2 के बराबर है। उसके बाद नेट वर्क डन की बात करेंगे ऑन द फ्लूइड। फ्लूइड पे जो टोटल वर्क हो रहा है वो आप निकालोगे। So net work done on the element by the surrounding fluid during the flow from P to R. अब पॉइंट P से फ्लो होके ये R वाले पॉइंट तक, क्रॉस सेक्शन तक आया, तो इस पे जो वर्क डन होगा वो हम लिखेंगे। देख, पहले से यहां तक पुश करने में पीछे वाले फ्लूइड ने जो काम किया होगा वो लिखोगे आप। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब यहां पे जो फोर्स है वो कौन सा है, P1A1। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे जितने वॉल्यूम की मैंने बात की थी मैं उतने का डिस्प्लेसमेंट लेके चलूं तो वो डिस्प्लेसमेंट D1 रहेगा, तो यहाँ पे आप D1 पुट करो, P1A1 D1। ये वो वर्क डन है जो पीछे वाले फ्लूइड ने इस पे किया होगा लगभग। उसके बाद जब ऊपर आ गया होगा, मान लो इस पॉइंट पे आ गया होगा, आर वाले पॉइंट पे आ गया होगा, तो आगे वाला फ्लूइड, जो फ्लूइड इसके आगे है, वो फ्लूइड पीछे की ओर धक्का देगा इसे, तो ये भी एक वर्क डन है। बट ध्यान देना यहाँ पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन यहाँ पे इसके कंपैरिजन में मैं लिख तो देता हूं, चलो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, P2A2 और D2। ठीक है, बट दोनों ही वर्क डन, ये नीचे से ऊपर की ओर है, ये ऊपर से नीचे की ओर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है।
क्योंकि दोनों ही वर्क डन अपोजिट डायरेक्शन में, ये फ्लूइड नीचे से ऊपर तक भेज रहा है, ये ट्राई कर रहा है इसको अपोज करने का, जो ऊपर वाला फ्लूइड है यहां से आगे वाला जो फ्लूइड होगा वो ट्राई करेगा कि इसको अपोज करे और पीछे की ओर ये ढकेले। तो दोनों वर्क डन है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ बीच में माइनस लगा दिया, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, सो पी से आर तक जाने में जो वर्क डन है वो ये एक्सप्रेशन से डिनोट होगा, बिकॉज हमारा जो हमने बोला है स्टेटमेंट की, जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें ये काम करना है, पहले हमने वर्क डन निकाल लिया, ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके कुछ काम और करेंगे, फिर इसके पीछे भागेंगे, फिर इसके पीछे भागेंगे। और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, ये देखो। अब देखो आप A1 D1 को हम जानते हैं, इसको हम डी भी लिख सकते हैं। वैसे A2 D2 को भी हम डी भी लिख सकते हैं। तो जहां पे A1 D1 है वहां पे आप डी भी लिखो, सेम A2 D2 की जगह पर भी आप डी भी लिखो। आप डी भी कॉमन निकाल सकते हो, क्या बचेगा फिर अंदर, P1 माइनस P2। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया वर्क डन का। यहाँ पे हम W निकाल चुके हैं, P1 माइनस P2 इंटू डी भी, इसको यहीं पे रोको, आगे का काम करेंगे अभी। ठीक है, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो अपना डेल्टा के ई है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो निकालेंगे। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम इंटरवल dt, मास ऑफ द फ्लूइड बिटवीन P एंड Q। देखो P से Q तक जाने वाला या P से Q तक का जो मास होगा इतने सेक्शन में, जो मास ऑफ द फ्लूइड होगा वो मुझे निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, डेंसिटी वॉल्यूम के हिसाब से निकालूंगा, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, और यहां से मास निकालोगे तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। डेंसिटी तो हमने रो माना हुआ है फ्लूइड का, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या रहेगा यहाँ पे, अगर इतने पूरे सेक्शन में अगर आया हुआ है अपना फ्लूइड तो वॉल्यूम क्या रहेगा, एरिया टाइम्स डिस्टेंस। एरिया है A1, डिस्टेंस है D1, तो V के जगह पे आप लिख सकते हो A1 D1। तो ये अपना मास होगा। ठीक है, P से Q पॉइंट तक आने वाला जो फ्लूइड है उसका मास हो गया रो A1 D1। रो इज द डेंसिटी, और यहां से यहां तक का जो पूरा वॉल्यूम है वो हमने निकाला, क्रॉस सेक्शन से डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मास क्यों निकाला, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या होता है, हाफ mv² मास होता है। तो इस फॉर्मूले में हमने हाफ एज इट इज लिख दिया। फिर m, m की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, हमने जो निकाली रो A1 D1 दिख रहा है, रो A1 D1। और लास्ट में यहां पे हमने वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या मानी हुई है, v1। तो v की जगह पे v1 का स्क्वायर आप यहां पे लिख, काइनेटिक एनर्जी आ गई P से Q तक। अब यही पोजीशन पे आप पोटेंशियल में निकाल लो। ठीक है, पोटेंशियल में निकालो, फिर हम चेंज वेंज कर लेंगे, काइनेटिक में क्या चेंज आया, पोटेंशियल में क्या चेंज आया। सो पोटेंशियल के बारे, पोटेंशियल हम निकालेंगे एट दिस पॉइंट, P से Q तक का जो पोटेंशियल एनर्जी वो निकालो। सो आप ये चीज देखोगे कि एक तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, मास हमने ये निकाला हुआ है रो A1 D1, जी तो सेम रहेगा, जी एज इट इज लिख दिया। और इस लेयर का जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो कितना है, h1, तो यहां पे हम h1 भी कर देंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई ये P वाले पॉइंट पे लेयर की। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम R से S की बात करेंगे। यहां पे था लेयर, अब मान लो यहां से यहां गए, इतने डिस्टेंस में जो उसका मास होगा वो निकाल लो। अब जैसे हमने यहाँ पे काम किया था ना, वैसे हम यहाँ पे काम करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपका मास आया था रो A1 D1, यहाँ पे मास क्या आ जाएगा, रो A2 D2। सिंपल से, रो कांस्टेंट है, यहाँ पे एरिया अलग है A2 और डिस्टेंस रहेगा D2।
काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो सेम तरीके से हाफ एम वी स्क्वायर से, हाफ एज इट इज एम कितना हमने यहाँ पे निकाला वही यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द लेयर क्या था v2, सो यहाँ पे आप लिख दोगे v2 का स्क्वायर। फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बाय द फॉर्मूला mgh, मास हमने यहाँ पे निकाला हुआ है लिख दिया g एज इट इज, और हाइट ऑफ द लेयर फ्रॉम द ग्राउंड कितना हमने है देखा h2, तो h2 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप निकालो पहले डेल्टा के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब हम निकालेंगे तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। मुझे बताओ कौन सा बड़ा होगा, नीचे वाला या ऊपर वाला, कौन सा? जहां पे हम मान के चलते हैं कि वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। हमें पता है कि ऊपर वाले लेयर में एरिया कम है तो वेलोसिटी ऊपर वाले लेयर में ज्यादा मिलेगी आपको, हमने पहले ये चीज बात कर ली है। तो हम यहाँ पे जब चेंज काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो ऊपर वाले का काइनेटिक एनर्जी माइनस नीचे वाले का काइनेटिक एनर्जी करेंगे। ऊपर वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या हमें मिली है, ये मिली है हाफ रो A2 D2 V2 स्क्वायर, माइनस ऊपर नीचे वाले की काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकाली है, हाफ रो A1 D1 V1 स्क्वायर। ठीक है, अब फिर हम क्या कर सकते हैं आगे, हमें तो पता है कि भाई जो यहाँ पे आप A2 D2 देख रहे हो या आप A1 D1 देख रहे हो ये सब किसके बराबर है, डीवी के बराबर है। हमने पहले ये चीज मानी हुई है, छोटा सा वॉल्यूम है ये। तो A2 D2 की जगह पर भी डीवी पुट कर दो, A1 D1 की जगह पर भी आप डीवी पुट कर दो। फिर जो वैल्यूज कॉमन निकल सकती है निकालो। देखो हाफ कॉमन निकल जाएगा, डीवी कॉमन निकल जाएगा, रो भी कॉमन निकलेगी। सो हाफ रो डीवी हमने कॉमन निकाला, क्या क्या बचेगा फिर इनसाइड द ब्रैकेट, V2 स्क्वायर माइनस V1। ठीक है, ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आते। अब किसके पीछे पढ़ेंगे, चेंज इन पोटेंशियल के पीछे। हमने वैसे पोटेंशियल भी निकाला हुआ है यहाँ पे और यहाँ। सो पोटेंशियल की बात करें अब, सो पोटेंशियल में मुझे बताओ कौन से सेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, नीचे या ऊपर, नीचे या ऊपर? बताओ पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे ज्यादा होगी, नीचे या ऊपर, प्रोवाइडेड अगर मास सेम है तो? बताओ mgh, अगर मान लो मास सेम है तो जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है सेकंड वाला जो ऊपर वाला सेक्शन है इसकी हाइट h2 और दिख भी रही की हाइट ज्यादा है h1 से, तो इसलिए ये वाले क्रॉस सेक्शन में जो हाइट आपको मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। इसलिए हम जब चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे तो ये ऊपर वाले के पोटेंशियल में से नीचे वाला पोटेंशियल माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमने वही किया, ऊपर वाले का पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, रो A2 D2 GH2, तो यहां पे हमने लिख दिया देखो रो A2 D2 GH2 माइनस नीचे वाले का पोटेंशियल क्या है, रो A1 D1 GH1, लिख दिया यहाँ पे रो A1 D1 GH1। फिर वही काम करेंगे, हमें पता है A1 D1 A2 D2 किसके बराबर है, डीवी के, तो यहाँ पे डीवी पुट करो यहाँ पे डीवी पुट करो, कर दिया पुट। ठीक है, फिर कॉमन निकालो, रो डीवी दोनों जगह कॉमन निकल सकता है, अच्छा जी भी कॉमन निकल जाएगा, निकाल दिया, क्या बचेगा अंदर, H2 माइनस H, ये आ गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जो चीज बोली थी बर्नौली ने वो काम हम करेंगे, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल, ये बात लिख दी। वैल्यूज पुट करो, वर्क डन हमने निकाला हुआ था इक्वेशन जो हमने मार्क की थी P1 माइनस P2 इंटू डी, याद है आपको, W जो निकाला था हमने वर्क डन, यही निकाला था ना, P1 माइनस P2 इंटू डी, ये हम W की जगह पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दिया, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने ये निकाला था, और अभी चेंज इन पोटेंशियल हमने जो निकाला वो हमने पुट किया। इसके बाद हम चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे आप देखो डीवी हर जगह दिख रहा है आपको, हम डीवी से डिवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट।
और एक चीज ध्यान देने का कि भाई डीवी मतलब क्या, छोटा सा वॉल्यूम। छोटा सा वॉल्यूम है, जीरो तो नहीं हो सकता। बहुत छोटा होगा बट ये जीरो नहीं हो पाएगा। तो हम ये बात भी बोल देंगे भाई डीवी कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज कल को मुझे डीवी से डिवाइड करना है। अगर जीरो हो जाता तो जीरो से डिवाइड होता है क्या? जीरो से डिवाइड करोगे वैल्यू विल बी अनडिफाइंड। इसलिए हमने ये बात बोल दी, जहां बोल सकते हैं हमें बोल देने का। बहुत जगह हम ये सब चीजों के लिए केसेस लेके चलते हैं। अगर मैं कोई चीज डिवाइड कर रहा हूं तो एक बार मैं वो, अगर वहां पे मेंशन नहीं तो मैं पहले ये प्रूफ कर दूंगा कि भाई वो चीज जीरो नहीं है। क्योंकि डिवाइड करके जीरो से पाप लेना है क्या? नहीं। तो डीबी से डिवाइड कर रहे हो और हमें पता है छोटा सा वॉल्यूम है, कैन बी स्मॉल, वेरी स्मॉल बट नेवर बी जीरो। ठीक है, तो डीबी से हटा दिया हमने, डीबी डिवाइड करके डीबी हटा दिया। यहाँ पे क्या क्या बचा? P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1। यही है आपकी बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन बहुत काम की है, भरपूर काम कर देगी ये। भले थोड़ी सी बड़ी दिख रही है आपको, डेरिवेशन में थोड़ा टाइम लग गया, कंसेप्ट ज्यादा कुछ था नहीं वैसे। एक ही काम बार बार कर रहे थे हम, A1 D1 A2 D2 को डीवी पुट कर रहे थे, चेंज इन पोटेंशियल निकाला, चेंज इन काइनेटिक निकाला, वर्क डन निकाला, इक्वेशन में पुट किया, डीवी डीवी कैंसिल किया बिकॉज वो जीरो नहीं था। और जहां पे एंड के यही है आपकी बर्नौलीज इक्वेशन। थोड़ा सिंप्लाई कर लेंगे आगे, बाकी याद रखो। ठीक है, अब थोड़ा सिंपल कैसे कर सकते हो आप? ब्रैकेट ओपन करो, ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं इनको आपको ओपन करना है। ठीक है, अब जैसे आप इसको ओपन करते हो तो क्या आ जाएगा? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो, ठीक है रो ऐसे बनाओ, रो V1 स्क्वायर। इसको आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा? रो जी H2 माइनस रो जी H2। अब क्या कर सकते हैं ध्यान दो, जैसे यहाँ पे P1 है, ठीक है, तो जो वन वाली टर्म्स इनको साथ में ले लेते हैं, जो टू वाले टर्म्स इनको साथ में ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे P1 है, इसके साथ आप P वाला टर्म ले लो क्योंकि यहाँ पे V1 है। माइनस में लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ। हाफ रो V1 स्क्वायर। वैसे ही और कुछ वन वाला टर्म दिख रहा है क्या? हाँ ये वाला रो जी H1, माइनस में ये भी जाएगा लेफ्ट में तो हो जाएगा प्लस। राइट साइड में आपका रो जी H2 है, सेकेंड वाला टर्म, टू वाला टर्म, रो हाफ रो V2 है। ठीक है, एक और चीज है, लेफ्ट साइड में P2 माइनस में, इसको आप राइट में कर लो तो क्या हो जाएगा? प्लस P2। बाकी सब तो एज इट इज है, प्लस में अपना, ये भी आपका प्लस में। यहां पे आप क्या देख पा रहे हो? P1 याद है? P1 वो प्रेशर था जो नीचे से लग रहा था, नीचे वाले क्रॉस सेक्शन में लग रहा था। हाफ रो V1 मतलब वो वेलोसिटी जो नीचे वाले लेयर की थी। रो जी H1, वो H1 वो हाइट है जो नीचे वाले लेयर की थी। मतलब ये नीचे वाले लेयर की सारी बात होगी। इसमें जो भी टर्म है, प्रेशर P1 नीचे वाले लेयर का प्रेशर, V1 वेलोसिटी ऑफ दैट लेयर, H1 हाइट ऑफ दैट लेयर फ्रॉम द ग्राउंड। और यहां पे आपको दिख रहा है P2 प्रेशर ऑफ द अपर लेयर, जो R वाले पॉइंट पे चला गया था लेयर, उस पे प्रेशर जो लग रहा था। V2 उसकी वेलोसिटी और H2 उसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। याद है ये सब? तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि आप जब नीचे से ऊपर की ओर गए, आपका प्रेशर चेंज हुआ, आपका वेलोसिटी चेंज हुआ, आपका हाइट भी चेंज हुआ, बट ये एक्सप्रेशन क्या आ रही है? सेम आ रही। चेंज होने के बाद भी इनका जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। मतलब मैं जहां जहां वन वन टू हो रहा था मैं वहां पे कुछ नहीं करता हूं, मैं यहाँ पे P1 की जगह पे P2 की जगह पे P ले लेता हूँ। हाफ एज इट इज लिया, रो एज इट इज लिया। जहां V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर लिख रहे थे वहां पे आप V स्क्वायर ही लिख लो, प्लस जहां पे रो जी H1 या रो जी H2 लिख रहे थे वहां पे आप रो जी H ही लिखो, H1 H2 मत करो। ऐसा लिख के आप क्या बोल सकते हो? ये चीज हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। जैसे हम नहीं लिखते थे कि भाई A1 V1 बराबर A2 V2, इसको ही हम ए भी बोल सकते हैं ना, जो कि कांस्टेंट रहेगा हमेशा। मतलब आप एरिया चेंज करो,
या वेलोसिटी चेंज करो, इनका प्रोडक्ट आपको हमेशा सेम मिलेगा। थोड़ा सा फिर शांत मन से आप ए ही लिख दो और वी लिख दो, मतलब कोई भी आपका एरर रहने दो, कोई भी आपका वेलोसिटी रहने दो, कॉम्बिनेशन विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। वैसे ही मैं आपको बोल रहा यहाँ पे जो 1 1 1 2 2 2 हो रहा है, उन्हें मैं एक ही बार लिखूंगा और मैं 1 और 2 हटा दूंगा। मतलब यहाँ पे कोई भी प्रेशर रहने दो, कोई भी वेलोसिटी रहने दो, कोई भी हाइट रहने दो, ये कॉम्बिनेशन हमेशा आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दे। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है एंड कर सकते हो इस चीज को सिंप्लीफाई करके। ठीक है, बाकी यहीं पे खत्म हो जाता है बर्नौली इक्वेशन। बाकी ब्रैकेट ओपन कर सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक कंक्लूड कर सकते हैं चीजों को। यहाँ तक क्लियर है क्या? बताओ, डेरिवेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन क्लियर है सबको? अब क्योंकि इसका एप्लीकेशन देखना है, बर्नौली इक्वेशन को हम कैसे यूज करेंगे डे टू डे लाइफ में। पहला एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इफ्लक्स क्या होता है? जैसे मान लो ऐसे कुछ कंटेनर में या कोई ऐसे वेसल में मैंने यहां से कुछ होल कर दिया। वैसे तो ये होल नहीं, कुछ अलग से कुछ दिख रहा है। बाकी कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है कि जैसे एक कंटेनर है, मैंने यहाँ पे छोटा सा होल कर दिया, तो जो भी लिक्विड है वो यहां से निकलना चालू हो जाएगा। उसका जो स्पीड है मैं वो निकालूंगा, किस स्पीड से वो निकलेगा मैं वो निकालूंगा। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस को, ये जो छोटे से होल से पूरा लिक्विड जो गिरेगा उसको ही हम इफ्लक्स बोलते हैं, और ये गिरने का जो स्पीड है वो मैं निकालू, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, बाकी यहाँ पे डायग्राम रेज्यूमे में कुछ ऐसा दिया है, हम इसको लेके चलेंगे। मान लो बॉटम से एक होल है, जो भी है पैसेज है, यहां से मेरा लिक्विड नीचे की ओर गिरेगा, उसकी हमें स्पीड बतानी। प्रोवाइडेड कि जो, अब यहाँ पे देखो एरिया हमने मानी हुई है, जैसे ऊपर वाली जो एरिया है वो A1 है, और जो वो होल की छोटे से होल, ये होल काफी छोटा सा होगा, ये होल की जो एरिया है उसको हम A2 मानेंगे। एक इंपॉर्टेंट सा एजम्पशन ये है कि जो होल की एरिया है काफी कम होगी ऊपर वाले एरिया से, A2 काफी छोटा होगा A1 से। सिंपल सी बात है ना, एक कंटेनर है बड़ा सा, यहाँ पे इसकी ये एरिया क्रॉस सेक्शन की, और एक होल की एरिया से इसकी एरिया काफी बड़ी होगी। ऐसे बोल सकते हैं होल की एरिया काफी छोटी होगी, छोटी नहीं बहुत छोटी होगी, नेग्लिजिबली स्मॉल होगी। वो हमने यहाँ लिखा है क्योंकि हम इसका यूज करेंगे आगे चीजों को थोड़ा इजी करने के लिए। ठीक है, सो लिक्विड फ्लोज आउट ऑफ कंटेनर टैंक थ्रू द ऑरिफिस। ऑरिफिस, ऑरिफिस मतलब होल होता है, स्टैंडर्ड नाम है होल का, तो डरना नहीं है। ऑरिफिस, होल। ठीक, let V1 V2 be the speeds of the liquid at A1 free surface and A2 orifice respectively। तो मान लेते हैं कि देखो सिंपल सी बात है, ये होल से ये लिक्विड गिरेगा, लिक्विड यहां पे गिरेगा, मान लो A2 वाले एरिया से इसको हम V2 मान लेंगे, और A1 वाले एरिया से धीरे धीरे लिक्विड कम भी तो होगा, धीरे धीरे यहां से लेयर नीचे की ओर जाएगा, बिकॉज यहां से गिर रहा है, लीकेज है भाई। तो यहां से जब एरिया इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो नीचे की ओर आएगा, वहां पे कोई और वेलोसिटी होगी, इसको हम V1 मान लेंगे। और सिंपल सी बात है कि जिस स्पीड से ये नीचे की ओर होल से गिरेगा, और जिस स्पीड से इसका जो लेयर नीचे की ओर आएगा, दोनों अलग अलग होंगे। जब आप इसको देखोगे ना, इसका लेयर जो नीचे की ओर आ रहा होगा काफी धीमा धीमा आ रहा होगा, और होल से जो गिर रहा होगा काफी फटाफट गिर रहा होगा। ये चीज समझ में आ रहा है आपको? आप खुद सोचो, इमेजिन करो एक बॉटल है पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे आपने होल कर दिया, तो यहां से फटाफट से पानी गिरेगा, और यहाँ पे जैसे जैसे कंटेनर कम होगा, बट ये जो आप लेवल देखोगे काफी धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा, बिकॉज काफी सारा लिक्विड होगा ना अंदर, तो इस पे इफेक्ट उतना पड़ेगा नहीं, एरिया डिफरेंस काफी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी काफी ज्यादा होगी, यहाँ पे वेलोसिटी जो रहेगी वो कम रहेगी। ठीक है,
अब जैसे हमने A1 A2 जो एरिया मान लिया। अच्छा, दोनों ही एरिया कुछ ऐसे हैं, अभी आप खुद देखो, अगर मैं ऐसा बनाऊं, यहाँ पे आपका ऐसा लिक्विड है, ये भी एक्सपोज्ड है विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो होल से आपका लिक्विड गिरेगा वो भी एक्सपोज्ड है विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे भी पी नॉट ही कर दो, यहाँ पे भी आपका पी नॉट ही है, ठीक है, बॉटम से। तो दोनों ही जो लेयर है, ये वाला लेयर और ये वाला लेयर, दोनों ही एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर से, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही। ठीक, अब आप लगाओ बर्नौली का इक्वेशन, ये हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था। कुछ मिसिंग दिख रहा है, यहाँ पे कुछ मिसिंग दिख रहा है। देखो पहले तो पूरा लिख दूं मैं, क्या था, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1, ठीक है, बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये है, हमने सिंपल जब ब्रैकेट ओपन किया था शिफ्ट शिफ्ट करके हमने ये बना दिया। अब आप क्या देखो कि यहाँ पे जो P1 प्रेशर है, मतलब पहले लेयर पे, फर्स्ट लेयर पे जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है, वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो इसको पीछे से ढकेल रहा है जैसे कि। तो मैं जहां पे P1 है मैं वहां पे क्या पुट कर सकता हूं, पी नॉट, ठीक है, हाफ रो V1 स्क्वायर एज इट इज, कुछ अलग नहीं है, प्लस रो जी, रो जी। अच्छा, यहां से हम मान लेते हैं जो टॉप लेयर की हाइट है फ्रॉम फ्रॉम द ग्राउंड मान लो, ठीक है, वो एच हाइट, वो है एच हाइट। या ऐसे भी आप लेके चल सकते हो, सॉरी, मतलब ऐसा भी लेके चल सकते हैं हम यहाँ पे कि जो डिफरेंस ऑफ द लेयर है, मतलब होल और टॉप लेयर के बीच में वो एच है, मान लो अगर ऐसा, थोड़ा सा थोड़ा इजी कर देता हूँ, देखो, टॉप से मान लो जहां पे भी जमीन होगी वो हाइट है H1, बॉटम से जो भी जमीन होगी मान लो वो है आपकी H2, ठीक है। तो इसको भी आप इंक्लूड कर दो, आप लिख दो फिर रो जी H1 लिख दो, ठीक है, जैसे मैंने यहां लिख दिया, और यहाँ पे कल को मैं रो जी H2 भी लिख दूंगा बिकॉज उसकी हाइट H2 रहेगी, इज इक्वल टू। अब एक और चीज, P2 मतलब क्या, वो प्रेशर जो सेकेंड लेयर पे लग रहा है, और ये वो प्रेशर था जो अपोज कर रहा होता था, याद है आपको, हमने ये जो बीन बांसुरी बनाई थी, इसमें यहां से जो लग रहा था वो P1 वाला प्रेशर था, और ऊपर से जो अपोज कर रहा था वो P2 वाला प्रेशर था। ये ऐसे नीचे की ओर गिरेगा नो डाउट, बट नीचे से जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो इसको अपोज करेगा, है ना। तो यहां पे भी आपका क्या आ जाएगा, P2 की जगह पे रो पी नॉट ही आ जाएगा, P2 की जगह पे पी नॉट ही आ जाएगा, बिकॉज नीचे से खाली जगह एटमोस्फेयर है, देयर विल बी एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेयर हर जगह है, ऊपर है, अगर मैं यहाँ पे तो कंटेनर रख दूं कुछ इतना बड़ा सा, तो ऊपर भी एटमोस्फेयर है, वहां से भी उस पर प्रेशर लगेगा, नीचे से भी लगेगा उस पर प्रेशर। तो अगर लिक्विड गिर रहा है तो नीचे से एक अपोजिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर वहां पे लगेगा, तो मैं P2 जगह पे पी नॉट लिख सकता हूं, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर एज इट इज प्लस रो जी एस टू लिख दो, ठीक है, नो डाउट रो जी एस टू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे लोगों ने क्या किया, देखो, मैंने जो जो चीज बताई वो तो किया है, ठीक है, इसको फिलहाल इग्नोर करो। रो जी H1 और रो जी H2, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूं तो क्या हो जाएगा, रो जी H1 माइनस रो जी H2, मैं कॉमन निकाल सकता हूं रो जी H1 माइनस H2। अब देखो, H1 हाइट में से H2 हाइट निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, एक गैप बचेगा जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, H, सो रो जी H। वही तो लिखा है यहाँ। तो यहां पे जो हाइट H है ये दोनों लेयर के बीच की डिफरेंस या गैप है, या थोड़ा अगर इजी करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको ग्राउंड पे मान लो, चिपका हुआ है ग्राउंड से,
तो इसकी हाइट h होगी ग्राउंड से, इसकी हाइट 0 होगी ग्राउंड से, तो इसका टर्म ही गायब हो गया, इसके साथ h दिख गया आपको, इसका टर्म ही देखो गायब हो गया। ऐसे भी आप बोल सकते हो कि जब मैं रो जी के साथ ये जो बॉटम वाला सरफेस है ग्राउंड पे ही मान लेता है, तो हाइट कितनी हो जाएगी ग्राउंड से 0 हो जाएगी, ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। ऐसा करें तो ऐसे कर लो, या जो यहाँ पे मेन किया है वो ये किया है कि हाइट डिफरेंस है, इसकी हाइट है h1, इसकी हाइट है h2, जो गैप आया उसको h किया, जो हमने यहाँ पे इसके यहाँ पे पुट किया, और रो जी एच आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ का टर्म गायब हो जाएगा क्योंकि हमने उसको शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप आ गए। इसके बाद वही हमने यहाँ पे h बोला, h इज द डेप्थ ऑफ द ऑरिफिस बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे ये जो आपका मान लो यहाँ पे आपका जो होल है, ठीक है, ये आपका जो होल है, ये होल की जो हाइट है फ्री सरफेस से, वही तो h है, जो कि मैंने आपसे बोला कि ये हाइट थी h2, ये हाइट थी h1, A1 वाला एरिया जो था वो h2 हाइट से था फ्रॉम द ग्राउंड, A2 वाला जो एरिया होल का जो एरिया है बॉटम मतलब ग्राउंड से जो हाइट है वो h1 है, और जब हमने h2 माइनस h1 किया तो वही तो क्या आया h आया। तो h को मैं ये भी बोल सकता हूं ये है ऑरिफिस का डेप्थ, ठीक है, ऑरिफिस का डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस h, ठीक है, जो हम ये इक्वेशन में देख पा रहे हैं। उसके बाद फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा था क्या, a1 v1 बराबर a2 v2, याद है कल के लेक्चर में देखा था ये, नहीं देखा था, देखा था a1 v1 बराबर a2 v2, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट, याद है पढ़ के आने का थोड़ा सा। अब आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप कुछ ऐसा करो कि देखो मैं यहां पे कुछ ऐसा करने वाला हूं, मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे ढूंढना है कि भाई होल से, ये वाले होल से कितने वेलोसिटी यानी कि v2 वेलोसिटी से ये गिरेगा। मुझे अगर v2 पता करना है तो मुझे इस इक्वेशन बस v2 मतलब v2 इसमें होना चाहिए बस, v1 का कोई काम नहीं है यहाँ पे। मुझे अगर कोई एक्सप्रेशन मिल रहा है जहां पे मैं v1 को रिप्लेस कर पाऊं v2 से तो अच्छा होगा, टर्म्स v2 में ही आ जाएंगी, मैं v2 के लिए सॉल्व कर पाऊंगा। वही मेरे साथ यहाँ पे कंटिन्यूटी वाले इक्वेशन में हो रहा है, मुझे यहाँ पे a1 v1 बराबर a2 v2 मिल रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे v1 को रिप्लेस करना चाहूंगा v2 से, तो मैं यहाँ पे v1 निकाल लूंगा, a1 वहां आ जाएगा तो a2 के नीचे आ जाएगा a1 साथ में v2। अब जो a1 की जो वैल्यू आ रही है a2 अपॉन a1 v2, या आप पुट कर दोगे बर्नौली के इक्वेशन में, जो हमने यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई किया था। यहाँ पे जो आपका v1 दिख रहा है, v1 का स्क्वायर, v1 का जगह पे आप क्या पुट करोगे a2 अपॉन a1 टाइम्स v2, a2 अपॉन a1 टाइम्स v2, v1 का स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज है, कुछ चेंज नहीं हुआ। क्यों किया, बिकॉज अभी आप देखोगे तो यहाँ पे बस एक ही वेलोसिटी कौन सी v2, होल से गिरने वाली वेलोसिटी जो मुझे चाहिए रहेगी, और यही तो मुझे निकालनी है, ठीक है, ठीक है। सो ये चीज मिली। अब आप देखो पी नॉट दोनों साइड में ये क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, क्या बचेगा हाफ रो a2 अपॉन a1 का अकेले का स्क्वायर कर लो और v2 को सेपरेट करके उसका स्क्वायर कर लो, प्लस रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो v2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि भाई एक तो रो हर एक चीज में आपको सेम मिलेगा, यहां भी रो है, यहां भी रो है, और यहां भी रो। आप यहां से रो कॉमन निकालो, यहां से कैंसिल कर दो, या डिवाइडिंग बाय रो थ्रू आउट आप कर लो, यहां से और यहां से रो क्या होगा कैंसिल। एक और चीज आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे 2 डिवाइडेड है, यहाँ पे 2 डिवाइडेड है, तो आप 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो ये 2 हटाने के लिए। तो एक तो आपको क्या करना है, आपको रो गायब करना है। अगर मैं 2 यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 गायब हो जाएगा, क्या क्या बचेगा देखो a2 अपॉन a1 का स्क्वायर लिखा मैंने, साथ में v2 का स्क्वायर लिखा, प्लस अच्छा 2 से हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें, यहां भी करेंगे, तो 2 के साथ क्या आ जाएगा gh बराबर, यहां से रो कैंसिल है और 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा बस v2 का स्क्वायर। अब आप v2 के चक्कर में पढ़ो थोड़ा,
ठीक है। सो यहां पे आप आगे क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंपली, ये जो टर्म है v2 स्क्वायर का, उसको वहां भेजूंगा। यहाँ ये है एज इट इज, यहाँ आएगा ये तो माइनस हो जाएगा। फिर आप देखो v2 स्क्वायर, मुझे v2 के बारे में बात करनी है तो v2 जो है कॉमन ले लेता हूं मैं, v2 स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पे v2 स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ पे 1 बचा, माइनस यहाँ पे बस क्या बचेगा, a2/a1 द होल स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में 2gh। v2 स्क्वायर निकालना है तो ये जो ब्रैकेट है मल्टीप्लाई में, उसमें वहां भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2gh के नीचे आ जाएगा, देखो नीचे आ गई। अब वो बात है कि भाई a2 बहुत छोटा था a1 से, याद है आप, होल का एरिया बहुत छोटा माना था मैंने ऊपर के सरफेस के एरिया से। उससे होगा क्या, ये जो चीज आप देख रहे हो a2/a1, अच्छा अगर a2 बहुत छोटा है a1 से, a2 मतलब न्यूमरेटर बहुत छोटा डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू तो एक तो बहुत छोटी आएगी। न्यूमरेटर मान लो 5 है और डिनोमिनेटर है 500, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.01, इतनी आएगी। ये वैल्यू काफी छोटी है। अब इस छोटी वैल्यू क्या हुआ, अब ये छोटी वैल्यू का यहाँ पे स्क्वायर भी तो है। मैंने बोला था 1 से छोटी अगर वैल्यू, 0 से 1 के बीच में, स्क्वायर करके या पावर बढ़ा के वैल्यू और छोटी हो जाएगी। ये बन जाएगा 0.0001 कुछ, लगभग, एग्जैक्ट नहीं जा रहा हूं, मेरे साथ यही होना चाहिए। तो वैल्यू और छोटी हो गई, छोटी थी बट और छोटी हो गई, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो चीज है ये बहुत छोटी मिलने वाली है आपको। तो हम क्यों ना ऐसे इग्नोर ही कर दें, जीरो ही मान लें। इतना क्यों करना है, 0.000 जीरो मानो। तो हम यहां पे देखेंगे तो ऊपर 2gh बचा, नीचे 1 माइनस, ये चीज को हमने 0 बोल दिया, तो क्या मिला अपने को, 2gh/1 विच इज 2gh। मतलब क्या, v2 का स्क्वायर आ रहा है, v2 का स्क्वायर आ रहा है 2gh। मैं v2 के लिए इंटरेस्टेड हूं, स्क्वायर भेजूंगा तो क्या होगा, √2g। ये आ गई आपकी वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड गेटिंग आउट फ्रॉम दैट होल, √2gh। क्या क्या चाहिए अपने को, बस g पता है अपने को, धरती पे है तो h, h इज नॉट द हाइट, इट इज द गैप। क्या आप ऐसे बोल सकते हो, अगर होल यहां पे है ना, तो फ्री सरफेस और होल के बीच का जो हाइट गैप है वो है ये। समझ में आ रहा है, हमको पता ही होगा भाई ये लेयर है और यहाँ पे होल है, हम इजिली टेप से मेजर कर सकते हैं भाई ये हाइट होगी। वो हाइट पुट करो, जी पुट करो, आराम से निकल के आ जाएगा आपका वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो गिरेगा। और एक चीज यहां से समझ में भी आ जाएगी आपको कि देखो, मैंने अगर 2 कंटेनर लिए, मान लो दोनों पे सेम ही आपका, सेम लेवल पे मैंने मार्क किया या होल्ड किया है, ऑरिफिस बनाया है। मान लो एक में ज्यादा लिक्विड है, एक में कम लिक्विड है, तो क्या जिसमें ज्यादा लिक्विड है वहां पे वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, और जहां पे कम है वहां पे वेलोसिटी भी कम। ये चीज यहां से भी तो क्लियर होती है, जहां पे एच ज्यादा वहां पे वेलोसिटी ज्यादा, जहां पे एच कम हो गया वहां पे वेलोसिटी भी क्या हो गई, कम। तो वो भी यहां से प्रूव होती है। ठीक है, तो ये ऐसे एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। तो ये आपका स्पीड ऑफ रिफ्लक्स आ गया, द स्पीड एट विच अ लिक्विड फ्लोज आउट थ्रू एन ऑरिफिस एट अ डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, इसको ही हम टॉरिसिलिस लॉ भी बोलते हैं। टॉरिसिलिस लॉ, ये जो स्पीड ऑफ रिफ्लक्स निकाला हमने, इसका एक स्टैंडर्ड नाम है टॉरिसिलिस लॉ। क्लियर है सबको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन वेंट्यूरी ट्यूब। क्या हो गया,
ध्यान दो, एप्लीकेशन खत्म करेंगे, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सो वेंट्योरीज ट्यूब क्या डिवाइस है, क्या काम है, पहले डिवाइस देखो आप कितना बढ़िया सा है। इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द फ्लो स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब एक हिसाब से एक आइडल फ्लूइड ले लिया मैंने, और इसका फ्लो का स्पीड क्या रहेगा वो पता करने के लिए मैं ये डिवाइस यूज करता हूं। इसका नाम है वेंट्यूरी ट्यूब। क्या खासियत है इसमें? कॉन्स्ट्रिक्शन आप देख रहे हो अंदर ट्यूब, यहां पे एरिया काफी है, एक समय के बाद आप देखोगे एरिया काफी कम हो गई है, फिर आपस से एरिया बढ़ गई है। तो ये इंटेंशनली किया गया है, ऐसा नहीं है कि एक इरेगुलर सा ट्यूब है, नहीं, इंटेंशनली है कि एरिया यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे एरिया काफी कम कर दिया। तो होगा क्या, जब इस एरिया से फ्लूइड जाएगा, इस एरिया में क्या होगा, एरिया काफी कम हो जाएगी तो वेलोसिटी काफी बढ़ जाएगी। तो जैसा कि हम एक्सप्रेशन निकालते हैं और वहां से हम जो भी वेलोसिटी निकालनी होगी हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्ट्रिक्शन है, एरिया कम है यहाँ पे बीच में। फ्लूइड पासेस थ्रू द कॉन्स्ट्रिक्शन, जब इस छोटे से गैप से जब आपका फ्लूइड जाएगा, बिकॉज द एरिया इज लेस, स्पीड यहाँ पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अच्छा, स्पीड ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा, ये चीज समझ में आ रही है? अगर स्पीड ज्यादा रहेगा उस पोर्शन पे तो प्रेशर काफी कम रहेगा। ये चीज कैसे बोल पाएंगे, कहां से प्रूव कर सकते हो ये चीज कि भाई स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा? बताओ। बर्नौली का इक्वेशन याद है? किस पे फोकस करो, इस पे, डब्बा दिख रहा है। अगर मैं इसमें दो चीज को देखो ध्यान से, स्पीड को और प्रेशर, सब कुछ मिला जुला के जो मिक्स विक्स करने के बाद वैल्यू कांस्टेंट आ रही। अगर मैं यहां पे v को बढ़ा दूंगा तो वैल्यू को लेवल रखने के लिए p को कम होना नहीं पड़ेगा? सिंपल सी बात। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो p को कम होना पड़ेगा, तब जाके वो एडिशन की एक वैल्यू मान लो एक कांस्टेंट वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है, मैं बाकी सबको इग्नोर कर रहा हूं। मान लो वेलोसिटी या ये टर्म की वैल्यू या जो भी है 8 हो गई, प्रेशर को 2 होना पड़ेगा कि एडिशन बाय 10 आ जाए। अगर वेलोसिटी कम करके 2 कर दूंगा तो प्रेशर को बढ़ के 8 होना पड़ेगा, तब जाके वो 10 बनेगा। मतलब ये रिलेशन समझ में आ रहा है आपको कि अगर वेलोसिटी को मैं बढ़ाऊंगा प्रेशर विल डिक्रीज। वही चीज मैंने यहां पे यूज की कि भाई वो कॉन्स्ट्रिक्शन वाले जगह पे जहां पे एरिया क्या था, कम था, और ऑटोमेटिकली बाय दिस कंटिन्यूटी वाला जो हमने कंसेप्ट देखा था, अगर हमने यहां पे क्या पढ़ा था कि अगर एरिया कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ता है, तो मैंने वहां से तो ये बोल दिया कि भाई एरिया कम है वेलोसिटी ज्यादा होगी। फिर मैंने बोला बर्नौली के हिसाब से कि भाई अगर वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो यहाँ पे जो प्रेशर है P2 है वो कम होगा। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बर्नौली बोलता है ये। और ये ऐसा काम बहुत जगह आप देखोगे जहां पे चीज होगी, और भी एप्लीकेशन देखेंगे, जब भी वेलोसिटी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, प्रेशर बहुत गिर जाएगा, प्रेशर बहुत गिरेगी। ठीक है, सो ये चीज समझ में आ रही है आपको कि इस रीजन में जो प्रेशर होगा P2 वो काफी कम हो जाएगा। ठीक है, सो वही हमने यहाँ पे बोला है कि भाई स्पीड बढ़ रही है प्रेशर कम होगा। मान लो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो, वेंटरी ट्यूब में A1 A2 क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, ये जो एरिया है इसको A1 माना, और यहाँ पे छोटी सी एरिया है क्रॉस सेक्शन वाली, इसको हमने क्या माना, A2 माना। अब यहाँ पे दोनों पे जो वेलोसिटी है, A1 वाले एरिया पे जो वेलोसिटी है उसको V1 मानेंगे, यहाँ पे जो वेलोसिटी उसको V2 मानेंगे। P1 P2 आर द प्रेशर,
इस रीजन में जो प्रेशर है P2 P1 है, यहाँ पे जो प्रेशर उसको P2 मानेंगे, ये सब मान लेना। फिर बर्नौली के इक्वेशन के हिसाब से ये चीज बोल सकते हैं क्या? इक्वेशन क्या थी? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये था। तो मैंने ये एज इट इज लिखा, भाई P1 ही लेके चल रहा हूं इसलिए एज इट इज लिखा। हाफ रो भी एज इट इज है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 ले रहा हूं तो भाई ये टर्म भी एज इट इज आया। यहाँ के भी जो दो टर्म है वो भी एज इट इज है। अब इनकी बात, यहां पे आप ध्यान दोगे H1 H2, एक तो इजी करने के लिए आप ऐसे कर लो कि मान लो कि ये पूरा का पूरा ग्राउंड पे रखा है तो देयर विल बी नो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो H1 भी जीरो H2 भी जीरो। या मान लो भाई कोई हाइट पे है ही है, तब आप क्या बोलोगे भाई ये भी कुछ हाइट H पे होगा और ये भी कुछ हाइट H पे होगा। तो आप H1 H2 भूल ही क्यों रहे हो, आप H क्यों ना बोल लो, हाइट तो सेम है। और ये सेम सेम टर्म है, लेफ्ट और राइट साइड में क्या होगा, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, यही बचेगा। तो दोनों ही केसेस में आप ये चीज कैंसिल ही कर ले रहे हो, ग्राउंड पे होने के बाद भी और हाइट पे होने के बाद भी। अब आप देखो इजी कर सकते हैं इसे, हम P2 को वहां भेजेंगे, इस टर्म को यहां भेजेंगे, सो P1 माइनस P2 हो जाएगा, ये वहां पे जाएगा तो माइनस होगा। दोनों ही टर्म्स में ध्यान दो, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस यहां पे आएगा हाफ रो V1 स्क्वायर में कॉमन निकाल सकते हैं हम, हाफ एंड रो कॉमन निकालें, क्या बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है। अब टू वेंट्रिकल ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू द वेंट्रिकल ट्यूब एट A1 A2। अभी आप यह भी देख पा रहे हो इस क्रॉस सेक्शन A1 वाले में एक वर्टिकल ट्यूब मैंने यहां पे जोड़ दी, ये वाले क्रॉस सेक्शन A2 में भी एक वर्टिकल ट्यूब मैंने जोड़ दी। काम है उसका कुछ, देखो यहां। अब यहां पे इनके बीच में जो हाइट डिफरेंस आप देख रहे हो, देखो यहां पे आप हाइट देख रहे हो, मान लो बॉटम से इस रीजन से H1 है, यहां पे जो हाइट है वो है H2। ठीक है। अब क्या होगा, इस पे फोकस करो। ये हमने पढ़ा ऐसा कुछ कि भाई P1 वाला जो प्रेशर होगा, प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड, वो बराबर होगा एक तो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्लस उसके ऊपर का जो लिक्विड कॉलम है जिसको हम रो जी एच बोल रहे हैं उसके। सिंपल सी बात है, इस पे जो प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर का जो पानी है उससे लग रहा है, प्लस ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है उससे लग रहा है। तो ये पानी का जो प्रेशर उसको हम रो जी एच बोलते हैं और एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हम पी नॉट बोलते हैं, तो पी नॉट प्लस रो जी एच बोल सकता है। सेम P2 के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, P2 के लिए मैं बोल सकता हूं पी नॉट प्लस रो जी, यहां पे हाइट मैंने H1 बोला, यहां पे हाइट में H2 बोल दूंगा क्योंकि उसकी हाइट H2। अब आप क्या कर सकते हो, देखो अगर मैं ये चीज निकालूं P1 माइनस P2, मैं क्यों निकालना चाह रहा हूं, बिकॉज यहां से मैं वैल्यू कुछ यहां पुट कर पाऊं, P1 माइनस P2 मैं इससे निकाल रहा हूं, अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो एक तो ये और ये कैंसिल होगा, सेम सेम कैंसिल होगा माइनस करके, रो जी H1 माइनस क्या होगा रो जी H2, हम कॉमन निकाल सकते हैं यहां से रो जी, क्या मिलेगा H1 माइनस H2। अरे H1 में से अगर H2 हाइट निकाल दूंगा तो एक गैप नहीं मिल जाएगा मुझे, लेवल के बीच में जो गैप है जिसको हमने क्या माना है H, तो इसकी जगह पे आप H पुट करो, तो रो जी H। ठीक है। तो ये मैं पिछले नॉलेज से ये चीज बोल रहा हूं, P माइनस P2 आएगा रो जी H। ठीक है। अब ये जो वैल्यू आपको मिल रही है P1 माइनस P2 की रो जी H, इसे कहां पुट कर दोगे आप, यहां। सो रो जी एच बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। कुछ सेम दिख रहा है क्या आपको,
रो कैंसल होगा, 2 को वहां भेजेंगे, 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2GH बराबर V2 माइनस V1 का स्क्वायर। अब ये एक सिंपल सी इक्वेशन बन चुकी है। यहां पे आप निकालो जो निकालना है आपको। हमें वेंटेड ट्यूब में हमने बात ही की थी भाई, वेलोसिटी हम निकालेंगे। इस क्रॉस सेक्शन में V1 है तो वही V1 निकालेंगे, अगर मुझे V2 पता है तो। V1 पता है तो V2 निकाले, V2 पता है तो V1 निकाले। इस इक्वेशन से हम वो काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी यहाँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम। टेस्ट में वैसे यहीं तक दिया था, बट मैंने कुछ चीजें यहाँ पे जोड़ी। यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग एरियाज A1 A2। थोड़ा सा हम इसको ऐसे करें, अगर मैं इस इक्वेशन में कहीं एरिया ऐड कर पाऊं, एरिया, तो चीजें थोड़ी और आसान हो सकती है। जैसे कि अगर मुझे V2 निकालना है, तो V2 निकालने के लिए मैं यहाँ पे इजी करूंगा तो क्या होगा, ये कुछ 2GH में V1 स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ये वहां शिफ्ट होगा, और स्क्वायर शिफ्ट होकर यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाएगा। मतलब बहुत बार ये लॉजिकल होता है कि भाई अगर मुझे V1 पता ही नहीं है तो मैं V2 कैसे निकालूं। मान लो मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है वेलोसिटी के बारे में, भाई लेयर कैसे मूव कर रहा है, ज्यादा एरिया वाला वेलोसिटी कितना है, कम एरिया वाला वेलोसिटी कितना है, मुझे नहीं पता होगा। तो मैं चाहूंगा कि भाई V1 को रिप्लेस कर दूं, अगर मैं कुछ और चीजों में जो मुझे अगर पता हो तो बेटर रहेगा। तो मैं कुछ A1 A2 से रिप्लेस कर सकता हूं। कैसे? मुझे पता है फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 बराबर क्या होता है, A2 V2, ठीक है। जैसे मुझे अगर V2 निकालना है तो मैं V1 को भी V2 पुट कर देता हूं। मैं यहां से V1 निकाल लूंगा इस इक्वेशन में से, वो आ जाएगा A2 अपॉन A1 साथ में V2। ये जो वैल्यू आपको V1 की मिल रही है, कहां पुट कर दोगे आप, इस इक्वेशन पुट कर दोगे जहां पे V1 आपको दिख रहा है। तो लिख दिया मैंने एज इट इज, V1 की जगह पे मैंने ये लिख दिया A2 अपॉन A1 साथ में V2, इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, V2 का स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस A2 माइनस A1 का स्क्वायर बचा बराबर 2GH। V2 निकाल सकते हैं इसको, एक तो वहां भेजूंगा डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर भेजूंगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले में आप देखोगे मैं V2 निकाल पा रहा हूं बाय नोइंग GH, तो मेरे को पहले भी चाहिए था, GH डाल दूंगा मैं। यहां पे आप कहीं भी V1 नहीं देखोगे, यहां पे क्या है, A1 A2 है, मतलब एरियाज। जो दो एरिया में कंसिडर करके चल रहा हूं वो दो एरिया यहां पे डालूंगा, मेरे को V1 की जरूरत ही नहीं है। तो ये और बेटर इक्वेशन है जहां पे मुझे एरिया तो पता ही होगा ना यार। वेंटिलेटरी ट्यूब मेरे घर का है, मुझे तो एरिया पता होगा, ये कितना है ये कितना है, मैं मेजर कर सकता हूँ, नहीं पता है तो। बट अंदर क्या हलचल हो रही है, क्या स्पीड से मूव हो रहा है, वो शायद ना पता हो मुझे। इसलिए मैंने यहाँ पे V1 को रिप्लेस कर दिया, और जो फॉर्मूला बनाया है वो A1 A2 में बनाया। तो ये भी बहुत काम की चीज है, सीटी में काम आए। वेलोसिटी में दे दिया तब तो भाई कर सकते हो, अगर वेलोसिटी दूसरे वाले पार्टी की नहीं दी आपको तो भाई एरिया वाला काम करोगे, ठीक है। एक और चीज यहां पे हो जाती है कि भाई जो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो है, वॉल्यूम रेट फ्लो क्या होता था, यही होता था। तो अगर देखो यहाँ पे V2 आपको दिख रहा है, उसमें अगर मैं A2 मल्टीप्लाई करूं तो बन जाएगा आपका वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। मान लो इसको Q बोल लेते हैं, तो Q बराबर मैं यहां पे A2 मल्टीप्लाई कर दूं, यहां करूंगा तो यहां भी करना पड़ जाएगा। तो A2 V2 जो आपका वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसमें ही मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा A2 से, कि भाई A2 इंटू V2 की जो वैल्यू है यही तो आपको वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। तो क्वेश्चन समझना, आपको अगर वॉल्यूम रेट पूछा है तो ऐसा कुछ कर, आपको बस पूछा है भाई स्पीड ही बता दो तो यहां तक एंड करो, ठीक। तो वेंटिलेटर ट्यूब से बहुत कुछ हो सकता है, क्लियर है। नेक्स्ट है लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन। इजी है, देख लो यहाँ पे भी इतना न्यूमेरिकल चीजें नहीं है, यहाँ पे बस धीरे धीरे पढ़ना है अपने, फटाफट हो जाएगा, ध्यान दो। अब देख, when an aeroplane runs on a runway, due to aerodynamics shape of its wings, the streamlines of air are crowded above the wings
कंपेयर टू दोज बिलोंग बिलो द विंग्स। अब ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है ये विंग का है। हवाई जहाज अलग से होगा, ये उसका विंग है, ठीक है ना। उसको हवाई जहाज मत मान लेना, विंग है ये। विंग याद है वो? हाँ। सो विंग पतला सा दिखता है, बट उसका क्रॉस सेक्शन है ऐसे कुछ क्रॉस सेक्शन वाला होता है ये। मतलब ऐसे एरोडायनामिक्स वाली प्रॉपर्टी से बना है ये कि जो हवा जो इसके सामने से आएगी ये ऊपर वाले हिस्से में क्राउडेड हो जाएगी, और नीचे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। नीचे ऑलमोस्ट फ्लैट रहता है ये, तो नीचे सीधे की सीधे निकलेगी, बट जैसे ही ऊपर की ओर जाएगी तो ये क्राउडेड हो जाएगी। अभी क्या लॉ से बनाए, कैसे बनाए, वो आगे देखना है, ठीक है। अभी उस चीज में बात नहीं करेंगे। तो ऐसा जब होगा, ऊपर जब क्राउडेड पोर्शन ऑफ विंड आपको दिख रहा है, तो यहां पे जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। द एयर अबव द विंग्स मूव्स फास्टर देन दैट बिलो द विंग। जो हवा ऊपर है, क्राउडेड है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी आपको एज कंपेयर टू द नीचे वाली हवा की वेलोसिटी। ये आप समझ सकते हो इसके साथ, कंटिन्यूटी वाले लॉ से। ध्यान से देखो, इधर क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, इसको आप A1 मान लो। इधर क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, इससे आप B1। वही चार लाइन ऊपर भी है, वही चार लाइन नीचे भी है, बट एरिया कम ज्यादा दिख रहा है आपको। अगर एज पर दिस लॉ, अगर मैंने ऐसे बोला भाई अगर एरिया A1 कम है तो यहां पे वेलोसिटी V1 क्या होगी, ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि भाई ऊपर बिकॉज एरिया कम है, कम एरिया में ज्यादा विंड के लाइंस फ्लो हो रहे हैं, सो यहां पे वेलोसिटी विल बी ग्रेटर, ठीक है। यहीं पे खत्म है कंसेप्ट। वेलोसिटी हमने ऊपर की ज्यादा बोल दी। बर्नौली के इक्वेशन से क्या पढ़ा था हम, अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अगर यहां पे प्रेशर कम है, मतलब यहां पे प्रेशर क्या है, ज्यादा। ऊपर प्रेशर कम, विंग के ऊपर प्रेशर कम, विंग के नीचे प्रेशर ज्यादा। और जो एयर मूव करती है, कहां मूव करती है, फ्रॉम दी हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। मतलब हवा फिर नीचे से ऊपर की ओर, मतलब जो प्रेशर लगेगा हवा का वो नीचे से ऊपर की ओर लगेगा, उससे इसके विंग को प्रेशर पड़ेगा नीचे से ऊपर की ओर, तो फिर लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन नहीं हो जाएगा। ये सब पढ़ लें, यही बात है, मेन कंसेप्ट ये है। 10 लाइन में से आप 2 लाइन याद रखो जो मेन हो। 10 लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जरूरी भी नहीं, और याद रहती भी नहीं है। जो मेन उसका की पॉइंट है वो याद रखो, जो समरी है वो याद रखो। इतनी मोटी मोटी बुक कैसे याद रहेगी, नहीं याद रहेगी। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। पहला तो क्राउडेड, बिकॉज ऑफ एरोडायनामिक्स ऊपर की हवा ज्यादा क्राउडेड हो जाएगी एज कंपेयर टू नीचे वाली हवा। फिर आप कंटिन्यूटी वाले लॉ से क्या देखोगे, अच्छा भाई एरिया में देखा जाए तो ऊपर वाले जो क्राउडेड है मतलब कम एरिया में ही सेटल हो जाएंगे, नीचे ज्यादा एरिया लगेगा उनको, पूरा मतलब ज्यादा क्रॉस सेक्शन से वो गुजरेंगे। ऊपर कम एरिया तो वेलोसिटी विल बी ग्रेटर बाय दिस लॉ, नीचे वेलोसिटी कम हो गया। अच्छा वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा एज पर बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज इक्वेशन जो हमने पढ़ा था, लगाया भी अभी। डाउट है क्या वो कैसे लगाया मैंने, क्या था, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो प्रेशर विल डिक्रीज, बिकॉज वैल्यू को एट द एंड ऑफ द डे कांस्टेंट रखना है अपने को, ठीक है। सो प्रेशर यहां पे ऊपर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा है। हवा जाती है नीचे से ऊपर तो प्रेशर जाएगा नीचे से ऊपर, तो ये लिफ्टिंग ऑफ ब्लेड्स या विंग्स ऑफ एरोप्लेन होगा, जैसे कि
पूरा का पूरा एरोप्लेन ही लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लगा दिया हमने बर्नौली का इक्वेशन, यहां भी लगा देंगे। वर्किंग ऑफ एन एटमाइजर, स्प्रेयर, स्प्रेयर स्प्रे पता है ना, स्प्रे डीओ हो गया, स्प्रे हो गया, एटमाइजर भी बोल सकते हैं उसे। एटमाइजर क्यों बोल रहे हैं, वो जो लिक्विड है अंदर उसको जब स्प्रे करते हैं तो इतने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, एज कंपेयर टू एटम, एटम के बराबर ही जैसे हो गए वो, इसलिए एटमाइजर नाम दे दिया इसे। कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको कन्वर्जन कर दिया, जस्ट लाइक एटम्स, सो वी कैन से एटमाइजर। स्प्रेयर ही है, ठीक है, ये स्प्रेयर ही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो स्प्रेयर भी यूज किया, इसके अंदर एक रबर होता है, रबर बॉल जैसा होता है, आप जब उसको दबाते हो ना तो अंदर का जो रबर बॉल है वो दबता है, और जब वो दबता है, मान लो कि ऐसा कुछ पिस्टन है अंदर, ठीक है, रबर बॉल का मेन काम ये है कि जब मैं उसको दबाऊंगा तो बाहर की हवा लेके वो अंदर फेंकेगा, और अंदर की हवा कुछ ऐसे निकलने वाली है। मान लो मैं जब दबाऊंगा तो ये आगे की ओर शिफ्ट होगा, एक मैकेनिक्स समझाने के लिए बस, दबाऊंगा तो ये आगे की ओर शिफ्ट होगा, और उससे क्या होगा, जो हवा है वो आगे की ओर फटाफट से भेजेगा, इसका मेन ये काम हो गया। देयर इज अ नोजल एट द एंड ऑफ द ट्यूब, ये ट्यूब कुछ ऐसा पिचकारी जैसा बना हुआ है, खराब सा समझ नहीं आ रहा क्या है, बाकी मेन कंसेप्ट ये है, यहां पे पिचकारी है नोजल, इसका निचला हिस्सा जुड़ा हुआ है एक एक वर्टिकल ट्यूब के साथ, और वो एक कंटेनर जुड़ा है जो कि वो मुझे स्प्रे आउट करना है, जो भी चीज मुझे बाहर निकालनी, परफ्यूम हो गया, सैनिटाइजर हो गया, फुसफुस हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, मुझे नीचे अंदर से बाहर निकालनी है, जिसको मैंने यहां रखा है उसे। अब क्या होता है देखो ध्यान से, द लोअर एंड ऑफ द वर्टिकल ट्यूब इज डिप, ठीक है, जो भी लिक्विड को हमने स्प्रे करना है उसको हमने यहाँ पे डिप किया हुआ है, उस ट्यूब को मैंने डिप किया हुआ है। When the piston P in the cylinder C is pressed, a stream of air is sent through the nozzle. जब मैंने इसको, इस पिस्टन को प्रेस किया, आगे की तरफ धकेला, तो जो यहां पे एयर है वो भी आगे की तरफ पुश होगी, प्रेस होगी। एक ऐसी बात बोल सकते भाई, प्रेशर बढ़ेगा, कहां बढ़ेगा, नोजल पे, नोजल पे नहीं नहीं, यहां पे धक्का यहां दे रहा है, यहां पे प्रेशर बढ़ेगा, पहले तो आप ये देखो। अच्छा एक चीज ध्यान दो, ये नोजल पे एरिया काफी कम हो गई है, हमें पता है ए बी क्या होता है, कांस्टेंट, इस नोजल पे एरिया काफी कम हो गई, मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एज पर बर्नौलीज इक्वेशन प्रेशर क्या होगा, कम, लो प्रेशर एट द नोजल। As a result, the liquid in the vessel which is at atmospheric pressure, क्या होगा कि जो आप वेसल में जो लिक्विड देख रहे हो भाई, ये तो एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर से ये कांटेक्ट में है, मेरा जो स्प्रेयर है वो एटमोस्फेयर में रखा है ना, यहीं कहीं रखा होगा, एटमोस्फेयर के इन्फ्लुएंस में होगा, तो वो लिक्विड बिल्कुल एटमोस्फेरिक प्रेशर के इन्फ्लुएंस में रहेगा, वो राइज कर जाएगा इन द वर्टिकल ट्यूब, एमर्जेस आउट द अपर्चर एट द टॉप। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो ये नॉर्मल प्रेशर पे है पी नॉट, और यहां पे प्रेशर काफी गिर चुका है, इतना कि भाई एटमोस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो चुका है, तो मेरा जो फ्लूइड है वो कहां से कहां फ्लो होगा, फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। हायर प्रेशर है नीचे, लोअर प्रेशर है, बहुत लो प्रेशर है ऊपर, जितना हवा फेंकोगे उतना लो प्रेशर, तो नीचे ज्यादा प्रेशर, ऊपर कम प्रेशर, तो लिक्विड कहां से कहां जाएगा, नीचे से ऊपर। अच्छा नीचे से ऊपर जा रहा है, जैसे यहां पे गया बेचारा, हवा आ रही, आंधी आ रही है, तेज हवा आ रही है, वो इसको ऊपर बुलाया, प्रेशर कम बोल के ऊपर बुलाया इसको पहले, और जैसे ऊपर गया इतना तेज मारा इसको कि भाई छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हो गए। पानी पे जोर से हवा गिरेगी तो फवारा नहीं बन जाता, वाटरफॉल गए हो तो देखो, या एक दूसरे पे फूको जोर से पानी फेंक के, पानी मुंह में डालो और फेंको एक दूसरे के मुंह पे, स्टार्टिंग में तो पानी जाएगा, लास्ट में फू करेगा तो पूरा का पूरा फुहारा निकलेगा, मतलब जब हवा मिल रही है पानी के साथ तो तोड़ नहीं देगी ड्रॉपलेट्स में, समझ में आ रहा है।
करके देखना, ठीक है, फील लेना मस्त एकदम ठंडे ठंडे पानी का। सो यहाँ पे जब ये ऊपर गया, बिकॉज ऑफ लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ये लिक्विड राइज हुआ, हवा तो स्टिल आ ही रही थी, उस हवा ने इसके लिक्विड को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया और ये फिर स्प्रे आउट हो गया जहां भी करना है। कंसेप्ट आ गया आपका एटमाइजर का स्प्रेयर। लास्ट है, लास्ट है ब्लोइंग ऑफ रूफ्स बाय स्टॉर्मी विंड्स। स्टॉर्मी विंड से, आंधी तूफान से ये छत क्यों उड़ जाती है, ऐसी वाली छत खासकर। ऐसा नहीं है कि ये छत वीक है, कुछ फिजिक्स का भी यहाँ पे योगदान है। ये मैं एप्लीकेशन बोलूंगा बट इट इज नॉट यूजफुल। यूजफुल एप्लीकेशन तो नहीं है, ये छत उड़ जा रही किसी की, यूजफुल कैसे बोलो। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, एक तो बहुत फटाफट घूम रहा है। अभी ये ऐसी छत होती है, ये हम जो ड्राइंग नहीं बनाते थे, मस्त ऐसा कुछ बना दिया। ये पानी जा रहा है, इसको ब्लू कलर दे देंगे। अच्छा, पहाड़ को ब्लू कर देते क्या? पहाड़, हाँ पहाड़ पहाड़, नीला पहाड़, नीला पहाड़, चिड़िया, घास भी वैसे कुछ होता था। तो वो वाला, हाँ रहने दो, ये वाले सीनरी में ये घर को बनाया मैंने, डीप थिंकिंग, ठीक है। अब देखो बर्नौली के प्रिंसिपल के अनुसार हाई विंड स्पीड रिजल्ट इन लो प्रेशर अबव द रूफ। फटाफट से देखो, घर अंदर, यहां से दीवार है ना, यहां से दीवार है, यहां से दीवार है। हम देख रहे हैं जो हवा का हिस्सा यहां से कर्व होकर ऊपर की ओर जा रहा है, बहुत क्राउडेड हो चुका है, क्राउडेड हो चुका है, एरिया कम हो चुकी है, तो वेलोसिटी बहुत बढ़ चुकी है, मतलब कि प्रेशर बहुत कम हो चुका है। कंटिन्यूटी के लॉ से ये बोला, बर्नौली के लॉ से ये बोला, ठीक। मतलब ऊपर, रूफ के जस्ट ऊपर प्रेशर बहुत कम है, बट अंदर मस्त एसी चालू है। घर के अंदर एटमोस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल है, मतलब एज कंपेयर टू ऊपर वाला प्रेशर, अंदर का प्रेशर काफी ज्यादा हो गया। नॉर्मली था बट ऊपर का प्रेशर इतना गिर गया, ऑटोमेटिकली नीचे वाला प्रेशर उससे ज्यादा हो गया। अब होगा क्या कि नीचे का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, उससे ही आपकी छत उड़ गई। देखो जा रही है, देखो उड़ गई, उड़ गई। नीचे इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा था उस रूफ पे, हवा का कुछ ना कुछ इफेक्ट था ही उसके ऊपर, बट नीचे का प्रेशर इतना ज्यादा था उस वॉल पे, उस रूफ पे बार बार लग रहा था, उड़ा दिया, उड़ गया, ठीक है। तो इसलिए इसका भी एक फैक्टर है स्टॉर्मी विंड्स का, कि भाई रूफ के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट करता है, ऑटोमेटिकली घर के अंदर हाई प्रेशर बन जाएगा, और हाई प्रेशर से फिर क्या होगा, हाई प्रेशर किस पे लग रहा है, पूरे के पूरे घर के अंदर के वॉल्स पे, रूफ पे, हर जगह लगेगा। चलो वॉल तो कंक्रीट की है, बट ये कंक्रीट का नहीं लग रहा मुझे, ये तो हमने लकड़ी का बनाया है, तो ये फिर इतना प्रेशर विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, ये टूट जाएगा, ये उड़ जाएगा, जो भी होना है हो जाएगा। ये लास्ट एप्लीकेशन था बर्नौली का, इसके साथ अपना चैप्टर खत्म होता है, और इसके बाद हम देखेंगे इसके सीईटी के क्वेश्चंस, एक दो लेक्चर जितने भी हो पाएंगे हम सीईटी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है, यहां तक सुन लो दर्शन, सुन, यहां तक क्यों नेम एक्सपोज करा रहे हो वीडियो में आप, ठीक है, चलो घर पे आ जाएंगे लोग, रिश्ते रिश्ते आ गए तो, ठीक है, ध्यान दो। तो मैं ये बोल रहा था कि यहां तक पूरा चैप्टर पढ़ के आओ, समझ के आओ, याद करके आओ, खासकर फॉर्मुलेस, वो क्या आप अप्लाई करोगे जब हम सीटी के क्वेश्चंस करेंगे तब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना और पढ़ते रहो, डाउट रहे तो पूछो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल सीटी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।